गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम वापस स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला पार्ट जो कि है क्लास 9 हिस्ट्री फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो जनरल स्टेट की मीटिंग हुई थी उसमें तीनों स्टेट के मेंबर्स आए, 300 फ्रॉम फर्स्ट स्टेट, 300 फ्रॉम सेकेंड स्टेट एंड 600 फ्रॉम थर्ड स्टेट। और उसमें ये प्रस्ताव रखा गया था कि टैक्स को बढ़ा देना है। और उसमें हम देखा कि वोटिंग के वजह में, वोटिंग में जो था सिस्टम जहाँ पे हर स्टेट का एक वोट है, तो थर्ड स्टेट वालों ने कहा कि नहीं भैया ऐसे नहीं करना है, हर एक मेंबर का एक वोट काउंट होना चाहिए। तो भाई किंग है, किंग माना नहीं क्योंकि वो तो चाहता ही था कि टैक्स बढ़े। तो अगर हर एक मेंबर का होता तो खुद लॉजिकली सोचिए टाई हो जाता, या कहीं अगर नोबल या क्लर्जी में से किसी को लग जाता कि भाई नहीं थर्ड स्टेट वालों से अन्याय हो रहा है, तो कहीं वो जीत जाते। तो इसके कारण उसने उस प्रस्ताव को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। और भाई थर्ड स्टेट वाले आम आदमी हैं और वो भी वो लोग गए थे जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस असेंबली को बॉयकॉट कर दिया। तो जब असेंबली को बॉयकॉट करके बाहर गए तो वहाँ वर्सलाई में एक इंडोर टेनिस कोर्ट है, वहाँ पे जाकर के वो सारे थर्ड स्टेट वाले लोग क्या किए, इकट्ठा हो गए। वहाँ पे जितने भी थर्ड स्टेट वाले मेंबर्स थे, दे गैदर्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन वर्सलाई। तो वहाँ इकट्ठा होकर वो कर क्या रहे भैया, ताली भजन तो नहीं कर रहे हैं, है ना, वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वॉइस उठा रहे हैं कि भैया हम तब तक यहाँ ही रहेंगे जब तक हम फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते। वो अपने आप को क्या मान रहे थे, वो अपने आप को एक नेशनल असेंबली मान रहे थे। क्या मान रहे थे, नेशनल असेंबली। और इस असेंबली का क्या मेन मोटिव था, फ्रांस के लिए एक नया क्या बना लेना, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये 9th क्लास को बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें पढ़ा है, उन्होंने पढ़ रखा है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से गले का फंदा होता है किसी भी रूलर के लिए। क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे मेन काम कि जो भी रूल करेगा, जो उसके हाथ में भी पावर होगी, वो अनलिमिटेड पावर को एंजॉय नहीं करेगा, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगी। भाई अब तक मोनार्की में यही देख रहे थे ना, किंग लुइस का मन किया तो भाई सब कुछ कर रहा है। तो उसी सब कुछ को रोकने के लिए वो चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, और इसी वजह से वो गैदर हुए कहाँ पे, इंडोर कोर्ट में। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, इस तरीके का कारनामा करना शुरू कर दिया। अब ये तो थे थर्ड स्टेट वाले, कौन कौन से थे, सारे पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास, जिसको प्रोफेशनल जो थे, मर्चेंट्स वगैरह, ट्रेडर्स वगैरह, जिन्होंने पैसा कमा करके एजुकेशन पे खर्च करके अपने आप को थोड़ा एजुकेटेड बनाया। साथ ही साथ आप इसमें ये भी देखेंगे कि कई सारे अच्छे फिलोसफर्स भी इनका साथ दे रहे थे, हमने देखा भी है। अब आप ये सोचो कि अचानक से ही मिडिल क्लास में कैसे बर्ताव चेंज आया, तो आपने जाना ही कैसे चेंज आया था कि जितने भी फिलोसफर्स थे उनके आइडियाज डिस्कस हो रहे थे, कॉफ़ी शॉप वगैरह में उन्होंने डिस्कस कर रहे थे, बुक्स वगैरह में पब्लिशिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में पढ़ रहे थे, तो उनका माइंड खुला, उन्होंने इक्वालिटी, फ्रीडम के बारे में जाना, एंड दे वर डिमांडिंग सच थिंग्स। कुछ ऐसे भी अच्छे व्यक्ति थे फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट जो इनका साथ दे रहे थे। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम आपके बुक में दिया गया, मिराबियू। वो एक नोबल था, ठीक है ना, जो सेकेंड स्टेट से बिलोंग करता था। वो ये समझता था कि नहीं, ये जो फ्यूडल प्रिविलेजेस मिल रही हैं वो अबॉलिश होनी चाहिए, ये जो प्रिविलेज है वो नहीं मिलना चाहिए। तो वो भी क्या किया, इस असेंबली में ज्वाइन होकर के उनको, जैसे नहीं होता स्पीच, भाषण देना, अपने विचार को व्यक्तित कर रहा था, अपने विचारधारा को बता रहा था कि भैया नहीं, ये फ्यूडल प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, मैं भी यही मानता हूँ। अलग अलग जर्नल आर्टिकल्स की मदद से वो ये काम कर रहा था, ठीक है ना। ऐसे ही एक और थे आपके, NACS का नाम दिया, एबेसियस का फेक है आपके, जो कि क्या है, प्रीस्ट है, यानी किस स्टेट के बिलोंग करते हैं, करेक्ट, फर्स्ट स्टेट से। तो जो फर्स्ट स्टेट वाले एबेसियस थे उनका भी यही मानना था कि ये जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लिमिटेशंस पावर्स की होनी चाहिए। और उस तरीके से वो भी क्या कर रहे थे, थर्ड स्टेट वालों को मोटिवेट कर रहे थे। जो जिस तरीके का प्रोटेस्ट उन्होंने कर रखा था, जो उनकी डिमांड थी नेशनल असेंबली की, जो उन लोग डिमांड कर रहे थे कि नहीं भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में था क्या क्या चीज़ें, तो वो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है कि टैक्स जो है वो सिर्फ थर्ड स्टेट नहीं देगा, वो सभी को ही देगा।
फिर जो प्रिविलेज मिल रहा है वो हटाना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारी डिमांड्स थी उस कॉन्स्टिट्यूशन में। साथ ही साथ जो अनलिमिटेड पावर्स मोनार्क एंजॉय कर रहा है उसके ऊपर एक बड़ा सा लिमिटेशन लगाना था, एक फंदा बांधना था कि नहीं भैया इसके ऊपर एक फंदा बांधना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। तब तक भाई एक तरफ तो आप देख रहे हो कि नेशनल असेंबली है, फ्रांस के क्या कहते हैं कुछ हमारे मिडिल क्लास जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एजुकेशन वाले हैं, वो बिजी हैं क्या बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और दूसरी तरफ जो रिमेनिंग फ्रांस है वो पूरी अभी भी टर्मोइल में घुसा हुआ है। मतलब प्रॉब्लम्स खत्म थोड़ी ना हो गई हैं, प्रॉब्लम्स तो है ना, उसका बस सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है। सबसिस्टेंस क्राइसिस भी है, उस तरीके की सारी चीज़ें भी हैं। अब भाई जब लुई 16 ने ये सब चीज़ें देखा कि इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपने ट्रूप्स, अपने आर्मी मैन्स को क्या किया, शहर में भेजना, पेरिस में भेजना शुरू किया। तो याद करिए हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ था जहाँ पे राजा जो है वो अपने ट्रूप्स को क्या कर रहा है, सिटी के अंदर भेज रहा है। तो वो रूमर्स फैल गए थे। तो अब ये कनेक्शन आप बैठा पाएंगे जो हमारा पहला टॉपिक जो फर्स्ट पेज पे हमने देखा था। तो क्या हुआ, जब राजा ने इस तरीके के ट्रूप्स भेजना शुरू किया ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, तो उस तरीके का रूमर्स फैल गया कि भैया राजा हम पे अटैक करेगा, हमें मार देगा, ज़बरदस्ती करेगा। तो उस टॉर्चर से बचने के लिए क्या किया, ये जो फ्रांस के सिटीजन्स उन्होंने क्या किया, राजा हमको टॉर्चर करे पहले हम उसको बर्बाद कर देंगे। तो उसको बर्सलाई जो आपका प्रिजन था उस पर उन्होंने अटैक कर दिया, आर्म्स वगैरह गवर्नमेंट बिल्डिंग से चुरा ली गई और वहाँ के प्रिजनर्स को फ्री कर दिया, छुड़ा के लेके भगा गए। ठीक है ना। ये अब आप इसको लिंक कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि भैया अच्छा इस तरीके का चीज़ हुआ था जो हमने पहले पढ़ा था। अब समझ में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों। तो ऐसा सिर्फ यहीं नहीं हुआ, सिटीज़ में नहीं हुआ, अलग अलग टाउन्स में, कंट्री साइड में भी इसकी इम्पैक्ट को देखने को मिला। जैसे कंट्री साइड में क्या होता है, कई सारे जो लोग थे वहाँ पे, लैंड ऑफ अमोर जो वहाँ पे जो बड़े बड़े चैटियर्स रन करते हैं, जो आपके कैसल रन करते हैं, वहाँ पे कैसल में रहते हैं। तो कंट्री साइड वालों को भी यही लगा कि भैया ये लोग भी कहीं हम पे अटैक ना कर दे। तो वहाँ के लोग बस लिए, वहाँ के जितने भी फार्मर्स थे उनको लगा कि भैया ये कहीं हमारी फसलों को ना जला दें, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा था, कुछ बॉडीगार्ड्स को हायर कर रखा था और वहाँ के लोगों को लगा कि गुंडों वगैरह को हायर कर लिया है ताकि वो हमें परेशान कर सके, हमारी फसलों को जला सके। तो ऐसा कुछ था नहीं। वो एक होता ना कि भाई आग में घी गाड़ने वाला काम है, कहीं कहीं से रूमर्स फैल रहे हैं, तो लोगों में आक्रोश भर गया। और उसमें क्या हुआ कि भैया वहाँ के जितने भी अमीर लोग थे, वहाँ पे जो भी आपके फर्स्ट स्टेट जो राजा वगैरह जो कैसल वगैरह में रह रहे थे, उनके कैसल पे लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, उनके कैसल घुस करके मारना शुरू कर दिया। जो गोडाउन था जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह रखे गए थे उनको लूटना शुरू कर दिया। ठीक है, और सब ने अपनी बहती गंगा में सब ने हाथ धोए। कैसे, जो उनके पास रिकॉर्ड था, रिटन डॉक्यूमेंट्स था, जहाँ पे ये मेंशन था कि किसने कितना उधार लिया है, वो सब लेनदारों का पूरा हिसाब किताब था, वो क्या किया, वो जला दिया गया। अब भैया जब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, यही नहीं पता किसने कितना लिया, तो काहे का पैसा देना। तो नहीं होता है कि भाई सबने अपने हाथ उसके अंदर धो धा लिए कि भाई चलो ठीक है मौका मिल रहा है और हम अपना काम कर लेते हैं। तो ये सब अब आप कनेक्ट कर पाओगे जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। जिस तरीके का सिनेरियो, आक्रोश सिनेरियो आपने शुरुआत में देखा था जहाँ पे लोग अटैक कर रहे हैं, उस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, अब आप उसे क्या कर पा रहे हो, अब उसे आप रिलेट कर रहे हो। तो ये सिर्फ सिटीज़ में ही नहीं, कंट्री साइड तक भी ये सारी चीज़ें फैली गई थी, वो सब चीज़ें हो रही थी जहाँ पे हम लोग देख रहे थे इस तरीके का सिनेरियो क्या है, क्रिएट हो चुका है। लोग बहुत आक्रोश हो चुके हैं, लोगों के अंदर बहुत सारा गुस्सा भर चुका है कि भैया ये कैसे हो गया। राजा की इतनी हिम्मत कि भैया वो हमारे अंदर घुस करके आर्मी वालों को भेज दे, हमें इस तरीके का टॉर्चर अपनी मनमानी करे, तो वो पहले कुछ नुकसान पहुँचाए। हमने क्या किया, हमने ही उस पर अटैक कर दिया। हमारे पास इतना था, शक्ति आ गया था, हमने पढ़ लिख लिया, तो भैया हमने सब कुछ कर लिया। तो वही शक्ति का इस्तेमाल किया और इस तरह का सिनेरियो किया। अब इसमें क्या हो गया, जो नोबल्स थे, क्लर्जी थे, वो लोग डर गए कि भैया ये तो बहुत आक्रोश वाला सिचुएशन है, कहीं हमको जान से ना धोना पड़े। तो क्या करने लगे, जितने भी नोबल्स वगैरह थे वो लोग इस सब जगह को छोड़ करके डिफरेंट स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में जाना, माइग्रेट करना शुरू कर दिया। नहीं होता है, घर से भागना शुरू कर दिया कि भैया बस जान है तो जहान है, ये सब तो होते रहेगा, भाड़ में जाओ, हम तो चले यहाँ से, राजा संभाले, अपनी प्रजा को संभाले, हमें कोई मतलब नहीं है, हम चलते हैं। तो क्या कर रहे थे लोग, माइग्रेट करना शुरू कर दिया, अलग अलग शहरों में जाना शुरू कर दिया, अलग अलग सिटीज़ में जाना शुरू कर दिया, ताकि कम से कम हमारे ऊपर वो खतरा ना मंडराए
जो कि पूरे फ्रांस में देखने को मिल रहा था। तो ये सब चीज़ें थी, जिस तरीके से ये सब चीज़ें हैं भाई, शुरुआत तो राजा ने ही की। इस तरीके का सिनेरियो क्यों क्रिएट किया भाई? टैक्स बढ़ाया तो बढ़ाया, सिर्फ थर्ड स्टेट वालों के लिए बढ़ाया जिनके पास ऑलरेडी इनकम कम है, और फिर उनको टैक्स भी देना है। फिर स्टेपल गुड्स के दाम बढ़ा दिए गए, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया, फिर उनकी डिमांड भी जो जनरल स्टेट मीटिंग है उसमें पूरी नहीं कर रहे थे। तो हर तरीके से तो आपने ही इग्नोर किया। अगर आप साथ लेके चलते तो शायद ये सिचुएशन ही नहीं आती। लेकिन इतनी कहाँ अकल होती राजाओं में, है ना? राजा तो अपनी मनमानी करेंगे तो प्रजा भी है, प्रजा भी अपनी मनमानी करेगी, है ना? तो वो सारी सिचुएशन फ्रांस के अंदर देखने को मिल गई। अब इसमें मज़े की बात क्या है कि भैया राजा ने देखा कि ये अब प्रजा मेरी सुनने वाली नहीं है। अगर इसमें मैंने अपना कुछ गुस्सा या कोई एक्शन लिया तो वो मेरे ऊपर ही हावी पड़ जाएंगे, पता चला हम ही को उल्टा लटका के मार दिया। तो उससे पहले राजा ने क्या किया, अपने आप को सरेंडर कर लिया। सरेंडर करने का मतलब क्या है? उसने इस नेशनल असेंबली का एक्सेप्टेंस दे दिया, उसने मान लिया, है ना? नेशनल असेंबली को उसने मान लिया और उसने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। उसने बोला बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, मैंने उसे आप दीजिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाया है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो उसने क्या किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट भी कर लिया, अपने गले में वो फंदा डाल लिया कि भाई चलो जान है तो जहान है, यही हम लोग कर लेते हैं। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में था क्या? तो सबसे पहला जो पॉइंट था इस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रिविलेज दी गई थी वो अबॉलिश करा दिया गया। जो फ्यूडल प्रिविलेजेस था क्लर्जी नोबल्स के पास, वो खत्म करा दिया गया, ऐसा कोई प्रिविलेज आपको नहीं मिलेगा। दूसरा था कि अब से फर्स्ट स्टेट वाले और सेकंड स्टेट वाले भी क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। वो भी इस टैक्स पेमेंट का हिस्सा होंगे, सिर्फ थर्ड स्टेट वाले नहीं होंगे। ठीक है। और लास्ट क्या था, तीसरा जो आपका रूल, तीसरा जो इसमें था मेन, कि जो क्लर्जी थे यानी फर्स्ट स्टेट वाले, उनके जितने भी लैंड्स थे वो कन्फेस्टिकेट हो जाएंगे, मतलब उन्हें गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेगी, अपने अंडर में ले लेगी। तो जितने लैंड मिले, आपको पता है कितने दाम का वो सारे प्रॉपर्टी थी जो क्लर्जी से उन्होंने कन्फेस्टिकेट किया था, 2 बिलियन लिवर्स, यानी जितना उधारी था फ्रांस के ऊपर वो सारा का सारा उधारी इनके ज़मीन जायदाद से पूरा हो जाता, मतलब पूरा हो ही गया, क्योंकि उसको बेचते तो 2 बिलियन लिवर्स आता, वो चुका दिया जाता, जिसके वजह से जो टैक्स बढ़ाया जा रहा था, उस उधारी को हटाने के लिए टैक्स बढ़ाया जा रहा था। उससे अच्छा होता कि जो ज़मीन वगैरह है पहले ही ले लिया होता, तो शायद इस तरीके का मारधाड़ थर्ड स्टेट वालों को नहीं होता। नहीं कहते हैं आम आदमी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, जब आम आदमी गुस्सा होता है ना तो अच्छी अच्छी सरकार हिल जाती है। तो वही लुइस 16 के साथ हुआ। उसने क्या किया, बार बार उंगली कर रहा था, बार बार अपना, है ना, बार बार पोक कर रहा था, तो एक बार में जब फूटा फटाका तो सब चीज़ें बदल गई और थर्ड स्टेट वालों की सारी मांगे पूरी हो गई, और लुइस 16 को भी सर झुकाना पड़ा ताकि वो जिंदा रह सके। तो ये सब चीज़ें थी फ्रांस के अंदर जो हो रहा था उस समय, और उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। तो आई होप आपको ये यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। प्लीज़ यहाँ तक जितना भी रिलेटेड आपके चैप्टर में दिया हुआ है पार्ट, उसको प्लीज़ पढ़िएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।